कीजिए स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सफलता टेस्ट सीरीज का जो डे 3 है उसका आज डिस्कशन हम आपके सामने करेंगे अभी। और जिन बच्चों ने भी टेस्ट दिया है, इस वीडियो के थ्रू आप जान पाएंगे कि आप जो क्वेश्चन का आंसर किए थे वो आपने सही किया था या गलत किया था, है ना। और वो रीजन के साथ हम आपको यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं कि सारा क्वेश्चन और उसका सारा आंसर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम एक एक करके क्वेश्चन का डिस्कशन शुरू करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1। देखिए एमए का क्वेश्चन नंबर 1 है मैक्रो का। कहता इफ ए कार परचेज्ड बाय टैक्सी ऑपरेटर, कहता है कार जो है वो अगर टैक्सी ऑपरेटर के द्वारा परचेज किया गया, तो उस टैक्सी ऑपरेटर के द्वारा कार परचेज किया गया तो इसको क्या मानेंगे। कहता इट विल बी रिगार्डेड एज, करा ये किसको क्या माना जाएगा, कौन सा गुड्स। ये क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स से ये क्वेश्चन है। पहला बोल रहा है क्या ये कैपिटल गुड्स है, दूसरा कहता है क्या वो इंटरमीडिएट गुड्स है, तीसरा क्या वो फाइनल गुड्स है, या बोथ ए एंड सी। तो कहता है कि अगर कोई गुड्स जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस में प्रोड्यूसर यूज करे तो उसको हम लोग कहते हैं वो कैपिटल गुड्स है एज ए फिक्स्ड एसेट्स, जिसका लाइफ सेवरल ईयर्स का होता है ना। दूसरा, तो क्या यहां पे कार जो परचेज किया गया है, कार जो प्रोड्यूसर के द्वारा परचेज किया गया है, ये कार इसीलिए परचेज किया गया है कि उस कार का यूटिलिटी को प्रोवाइड करके, उस कार का सर्विस को प्रोवाइड करके प्रोड्यूसर जो है वो अर्निंग कर सके, इनकम अर्न कर सके। तो कहता है हाँ कैपिटल गुड्स तो हम लोग उसी गुड्स को कहते हैं जिसके थ्रू प्रोड्यूसर जो है वो अपना प्रोडक्शन प्रोसेस चलाता है और उसका लाइफ सेवरल ईयर्स का होता है। तो पहला आंसर जो हमारा कैपिटल गुड्स दिया है ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कैपिटल गुड्स ही वो गुड्स है जिसको प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में एज ए फिक्स्ड एसेट्स यूज करता है, पहला गुड्स। दूसरा कहला क्या वो इंटरमीडिएट गुड्स है, कहता नहीं इंटरमीडिएट गुड्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स हम लोग उस गुड्स को कहते हैं जिसको प्रोड्यूसर रीसेल करने के पर्पस से खरीदे, जिसको रॉ मटेरियल के पर्पस के तहत वो यूज करे, तो ये नहीं होगा। तीसरा बोला क्या वो फाइनल गुड्स है, बिल्कुल फाइनल गुड्स है, क्योंकि जब तक आप पढ़े थे फाइनल गुड्स का दो टाइप, जब तक वो फाइनली बन के तैयार नहीं है तब तक वो फाइनल गुड्स नहीं है। तो कहता है कि ये जो हमारा फाइनल गुड्स है, फाइनल गुड्स कहता है फाइनल गुड्स का दो टाइप पढ़े थे आप। पहला का नाम था क्या, कंज्यूमर गुड्स, और दूसरे का नाम था क्या, कैपिटल गुड्स। कहता है कि हाँ फाइनल गुड्स का एक टाइप जो ये कैपिटल गुड्स है वो फाइनल गुड्स भी तो है, क्योंकि उसका प्रोड्यूसर यूज कर रहा है। तो कहता है हाँ ये कैपिटल गुड्स के साथ साथ ये फाइनल गुड्स भी है, क्योंकि प्रोड्यूसर उसको यूज कर रहा है तभी जब वो गुड्स रेडी टू यूज है। ठीक है, तो इसमें से देखिए ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है बोथ ए एंड सी। तो कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। इट विल बी रिगार्डेड एज कैपिटल गुड्स एज वेल एज फाइनल गुड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करे दूसरा। कहता है टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन आर ईटीसी आर एग्जाम्पल ऑफ। कहता है कि टीवी, रेडियो और वॉशिंग मशीन, जो यहाँ पे नहीं लिखा है कि वो प्रोडक्शन प्रोसेस में, जनरली ये सब चीज जो है टीवी हो गया, रेडियो हो गया, रेडियो तो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज किया नहीं जाता है, ये घर में यूज किया जाता है। टीवी हो गया, ये सब चीज घर में ही यूज किया जाता है, का मतलब हाउस होल्ड यूज करता है। और जब उसको हाउस होल्ड यूज करता है या कंज्यूमर यूज करता है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि वो गुड्स जो है वो कंज्यूमर गुड्स है। कंज्यूमर गुड्स और होने के साथ साथ वो टिकाऊ भी है, जिसको हम लोग ड्यूरेबल कहते हैं, ड्यूरेबल। तो देखिए तो ये ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स है ना, ये टिकाऊ है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका है ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ऑप्शन नंबर बी है सेमी ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल नहीं होता है, सेमी ड्यूरेबल क्यों? क्योंकि सेमी ड्यूरेबल का लाइफ जो जिसमें हम लोग रखते हैं, क्लॉथ्स हो गया, आपका इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, कांच का ग्लास, ये सब जो है ये सेमी ड्यूरेबल गुड्स है, तो ये नहीं होगा। तीसरा होगा सिंगल यूज तो हम लोग उस गुड्स को कहते हैं जिसको एक ही एक्ट ऑफ कंजम्पशन के साथ कंज्यूमर कंज्यूम कर जाता है, जैसे ब्रेड, बटर, etc, ये सब जो है सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स है। और डी कैपिटल गुड्स तो ये प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो नहीं रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो गया ये हो गया इसका ड्यूरेबल गुड्स। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे कहता है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इज नीडेड। कहता है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड जो है वो क्यों तैयार किया जाता है, उसका क्या कारण है, उसका जरूरत क्यों है। तो कहता है कि आपको हम एक चीज बताए थे कि डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड जो है, रिजर्व फंड या जिसको हम लोग कहते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन,
इसको कहते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फंड। कहता है ये फंड इसीलिए तैयार किया जाता है ना कि एक एसेट्स को रिप्लेस करके, एक एसेट्स को रिप्लेस कर जब कर दिया जाए उसके जगह पे न्यू एसेट जो है वो क्रिएट किया जा सके, न्यू एसेट्स। तो इसको हम लोग कहते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। एक एसेट्स के जगह रिप्लेस करके दूसरे एसेट्स को जब यूज, उसके जगह दूसरे एसेट्स को हम खरीद पाए तो उसको हम लोग कहते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, या उसी को हम लोग रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। तो देखिए तो आपके पास है ऑप्शन, पहला बोला इन्वेंट्री स्टॉक, ये गलत है। दूसरा कह रहा है एडवर्टीजमेंट, ये भी गलत है। ये देखिए 3 नंबर ऑप्शन जो है ये दे रहा है रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। उस एसेट्स का नाम होता है रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, या उसी को रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका करेक्ट आंसर, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अनफोर्सीन ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस का मतलब होता है कि डेप्रिसिएशन, आपको बताए हैं कि डेप्रिसिएशन एक्सपेक्ट, ऑब्सोलेसेंस जो है वो अनसीन कर रहा है। ऑब्सोलेसेंस का मतलब यहां पर होता है यूज करने से। कहता है कि अनसीन का मतलब है आपको पता नहीं है, अनसीन का मतलब ना आप देखें ना आपको पता है कब ये होने वाला है, जिसको हम लोग अनएक्सपेक्टेड इसको नाम देते हैं, अनएक्सपेक्टेड। कहता है ये इसके बारे में पता नहीं है किसी को। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यूरिंग प्रोडक्शन, डेप्रिसिएशन नहीं है ये अनसीन ऑब्सोलेसेंस है या अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस है। और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस को हम लोग कैपिटल लॉस भी कहते हैं। और अगर यहां पे अनसीन ने अनफोर्सीन नहीं देके एक्सपेक्टेड दिया रहा था तो हम लोग उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो पहला कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा है कैपिटल लॉस, तीसरा है इनकम लॉस और चौथा है नन ऑफ दीज। तो कहता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल तो डेप्रिसिएशन को कहते हैं, ये तो डेप्रिसिएशन में कैपिटल लॉस है ना, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी है कैपिटल लॉस, बिल्कुल ये कैपिटल लॉस होगा क्योंकि इसके बारे में पता नहीं होता है पहले से। तीसरा कहता है इनकम लॉस, नन ऑफ दीज, तो कहता है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इसका नाम है कैपिटल लॉस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहता है कि नेट इनकम फॉर्मेशन, सॉरी नेट कैपिटल फॉर्मेशन। कहता है नेट कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब नेट इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछ रहा है आपको। नेट इन्वेस्टमेंट जब है, नेट इन्वेस्टमेंट और एक होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और एक होता है क्या, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एक होता है क्या, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। कहता है कि नेट इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो है, कहता है ये इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट है क्योंकि इसमें से, इस ग्रॉस में से जब हम लोग डेप्रिसिएशन को हटा दें तभी ना ये नेट इन्वेस्टमेंट बनता है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को हटा दें तभी नेट इन्वेस्टमेंट बनता है। कहता है नेट इन्वेस्टमेंट जब हम बना रहे हैं तो एक्चुअल कैपेसिटी या हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना बचा है वो एक्चुअल में तभी ना पता चलेगा जब हम डेप्रिसिएशन को हटा दें। साल भर इसको यूज किए तो उसमें से कुछ वो जो साल भर यूज करने से हमारा एसेट्स का वैल्यू कम हो गया, उसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन को हम हटा दिए तो अब जो बचा है वो नेट इन्वेस्टमेंट है। और ये एक्चुअल वैल्यू जो है, एक्चुअल वैल्यू या एक्चुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी, एक्चुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी ये हमारा यही बताता है, यही नेट इन्वेस्टमेंट। क्योंकि ग्रॉस में तो डेप्रिसिएशन इंक्लूड है तो एक्चुअल कैपेसिटी ये नहीं बताएगा। आपको पता करना होगा एक्चुअल में कितना बचा है हमारा एसेट्स या कितना हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी है, तो आपको नेट के पास ही पहुंचना पड़ेगा। आपको पता है तो ऑप्शन देखिए आप, कहता है इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, दूसरा कहता है इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन, तीसरा कहता है इंक्रीज इन प्रॉफिट और चौथा इंक्रीज इन कॉस्ट। कहता है कि अगर हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारा बढ़ा तो एक्चुअल में हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। एक्चुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारे पास अगर ज्यादा हो तो हम एक्चुअल में प्रोडक्शन भी बढ़ा पाएंगे, और अगर डेप्रिसिएशन इंक्लूड है इसमें तो हम एक्चुअल कैपेसिटी नहीं है उसमें से उतना घटाना पड़ेगा हमको। तो यहां ऑप्शन देखिए, कहता है इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, बिल्कुल उससे हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगा क्योंकि हमारा एक्चुअल कॉस्ट, हमारे पास कितना का बचा है एसेट्स, वो एक्चुअल में हमको पता चलेगा। और जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारा जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने की वजह से हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहता था सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज बीइंग स्टडीड अंडर विच ब्रांचेस। ये हो गया माइक्रो का क्वेश्चन नंबर 1। माइक्रो आपका आ गया, कह रहा है कि आपको जो है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स बीइंग स्टडीड अंडर विच ब्रांचेस। तो कहता है इकोनॉमिक्स का 2 ब्रांच, कौन कौन सा, एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। तो देखिए तो फर्स्ट में है माइक्रो, दूसरे में है मैक्रो, दोनों ब्रांच है। तो ए और बी देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया अबव 2, तो ये बिल्कुल ये माइक्रो भी है और मैक्रो भी है। ये सिंपल बहुत क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का 4 ही सोर्स, कौन कौन सा, लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल और चौथा एंटरप्रेन्योर। देखिए इसमें से आपके पास कौन कौन सा है, एक लैंड भी है, दूसरा लेबर भी है, तीसरा कैपिटल भी है और चौथा नहीं है हमारे पास, लेकिन बता रहा है कि क्या ये तीनों है, तो बिल्कुल है क्योंकि तीन ही ऑप्शन है और लास्ट में दे रहा है ऑल, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्योंकि तीन है हमारे पास, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव या ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहता है माइक्रोज विच मीन्स स्मॉल, कहता है माइक्रोज विच मीन्स स्मॉल, कहता है माइक्रोज इसका मतलब स्मॉल होता है, ये किस वर्ड से है, इसका ये कौन सा वर्ड है, तो माइक्रोज हो चाहे मैक्रोज हो, ये दोनों जो है जिसका मतलब लार्ज होता है, ये दोनों जो है ये दोनों ग्रीक वर्ड है, ग्रीक, ये ग्रीक वर्ड है ना, तो ग्रीक वर्ड है। ऑप्शन में देखिए बोला अरेबियन, ऑप्शन नंबर बी है ग्रीक, जर्मन, इंग्लिश ये सब नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कहता है इसमें से सही बताइए आप, तो सही क्या है, कहता है ह्यूमन वांट्स आर इनफाइनाइट, इसी को अनलिमिटेड या इनफाइनाइट कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कहता है रिसोर्स आर लिमिटेड, बिल्कुल रिसोर्स लिमिटेड होता है। तीसरा स्कैरसिटी प्रॉब्लम गिव्स बर्थ टू चॉइस, कहता है स्कैरसिटी जो है क्योंकि हमारे पास रिसोर्स का कमी है तो उसी में से हमको चुनना पड़ता है कि रिसोर्स को यूज कहां करें, तो इसको कह रहा है स्कैरसिटी प्रॉब्लम गिव्स बर्थ टू चॉइस, बिल्कुल वो चॉइस को जो है स्कैरसिटी की वजह से ही उसका जन्म होता है, वो जन्म देता है स्कैरसिटी ही चॉइस को। और तीसरा कह रहा है ऑल ऑफ दीज, तो तीनों ऑप्शन सही है, कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड, माइक्रो का मतलब होता है इंडिविजुअल, माइक्रो का मतलब इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल कहे या पर्टिकुलर कहे या स्मॉल कहे या स्पेसिफिक कहे, उसका मतलब हम लोग माइक्रो ही समझते हैं। तो पहला बोल रहा है इंडिविजुअल, बिल्कुल, स्मॉल ये भी सही है। इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन, आप जानते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग प्राइस थ्योरी या प्राइस डिटर्मिनेशन भी कहते हैं, तो तीनों ऑप्शन सही है, तो कौन सा हो गया, ऑल ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, खत्म हो गया सारा, अच्छा ये पीछे से हो गया था, अभी और कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है मैक्रो का। हाँ हम इस बार जो है मैक्रो और माइक्रो में जो है वो सेम क्वेश्चन ये दिए थे इवनिंग वाला, ठीक है, तो फिर से एक बार इसको डिस्कस कर देते हैं। ये आपको बता चुके हैं अभी हम कि इफ कार इज परचेज बाय टैक्सी ऑपरेटर इट विल बी रिगार्डेड एज, ये बोथ ए एंड सी होगा, बिल्कुल ये सही आंसर है, बोथ ए एंड सी, क्योंकि वो कैपिटल गुड्स भी है और साथ में वो फाइनल गुड्स भी है, ठीक है। कह रहा है कि टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन इट इज आर एग्जाम्पल ऑफ, कह रहा है ये एग्जाम्पल जो है टीवी, रेडियो, क्योंकि ये घर में यूज किया जाता है, तो ये हम कौन से को बोलते हैं, ये टिकाऊ भी है तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इज नीडेड फॉर, ये इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि हम एसेट्स को रिप्लेस कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है अनफॉर्सीन ऑब्सोलेसेंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स ड्यूरिंग प्रोडक्शन, कहता है हमको पता नहीं है उसके बारे में कि होने वाला है तो अनएक्सपेक्टेड है, अनफॉर्सीन का मतलब अनएक्सपेक्टेड, तो इसको क्या बोलते हैं, ये कैपिटल लॉस कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है नेट कैपिटल फॉर्मेशन काउज, कह रहा है ये हमारे इंक्रीजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी को बताता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब माइक्रो का जो है ये हमारा माइक्रो का दूसरा सेक्शन, अभी तक हम जो कराए थे वो इवनिंग का था, अब हम मॉर्निंग का करा रहे हैं। कहता है विच इकोनॉमी हैज को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, कहता है दोनों का किस में मिक्सचर होता है, तो वो मिक्स्ड इकोनॉमी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी इज, कहता है मैक्सिमम प्रोडक्शन, इकोनॉमिक फ्रीडम, अर्निंग प्रॉफिट या मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर। हमेशा से सोशलिस्ट इकोनॉमी का जो मेन मोटिव होता है वो हमेशा पब्लिक का वेलफेयर करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेस इकोनॉमी आज, इकोनॉमी ओनरशिप के बेस पे इकोनॉमी को तीन, कौन कौन सा, सेंट्री प्लान्ड इकोनॉमी को ही हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, ये हो गया मार्केट इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, और मिक्स्ड इकोनॉमी दोनों का मिक्सचर हो गया, तो तीनों ऑप्शन सही है, तो कौन सा हो गया, ऑल ऑफ द अबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता है टू विच फैक्टर्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली रिलेटेड टू, कहता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो रिलेट करता है कौन से चॉइस से, हमेशा से इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को जन्म देता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कहता है कौन सा इसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए लैंड है, लेबर है, मनी नहीं होता है और कैपिटल, तो कहता है कि कौन सा इसमें से नहीं है, तो ये तीनों है, इसका मतलब ये नहीं है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, सी। चलिए इतना ही क्वेश्चन था आज के लिए। ये आपका जो यहाँ से जो है हम लोग डिस्कशन इवनिंग बैच का हम किए थे, अभी जो किए वो मॉर्निंग बैच का था, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग टेस्ट देते रहिए और अगले टेस्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट, ठीक है। और पढ़ते रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट टेस्ट। जय हिंद।